बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर एस्पिरेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। डियर एस्पिरेंट्स, आज हमारा फोर्थ लेक्चर है कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंस एक्ट का, और आज हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट जो लेक्चर है उसकी रीज़न जो है वो ये है कि आज हम डेफिनेशंस करने जा रहे हैं, और वो डेफिनेशन जो हैं मोस्टली एमसीक्यूज जो हैं वो उसी में से जो हैं वो आते हैं। लिहाजा आपने बड़े ध्यान से ये लेक्चर जो है इसको सुनना है। प्लीज़ प्लीज़ शेयर करें, दूसरों तक पहुँचाएं, फेसबुक के ऊपर शेयर करें, ठीक है। मैंने देखा लोग बहुत सारे फोरम ज्वाइन कर लेते हैं फेसबुक के, और उसके ऊपर अपना वो जो है अपना चैनल वगैरह उसका लिंक शेयर करते हैं, लोग ज्वाइन करते हैं। तो मैं एज ए जज ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन आप लोग तो कर सकते हैं ना। बात इंटरेस्ट की है, और मेरा सिर्फ ये है कि मैं कहता हूँ कि अगर एक बंदे के लिए मैं कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, तो सबके लिए क्यों नहीं। तो ये काम आप लोगों ने करना है कि मैक्सिमम लोगों तक जो है वो नॉलेज जो है वो पहुंचे। सदका जारी है। तो हम शुरू करते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंस। मैं उम्मीद करता हूँ कि फ़ॉन्ट जो है ना वो आप तक पहुँच रहा है, आपको फ़ॉन्ट जो है वो वाज़ेह जो है वो नज़र आ रहा है, ठीक है। अच्छा, मैं भी प्रोसिक्यूटर रहा, मैंने भी रिटन क्लियर किया, इंटरव्यू क्लियर किया, और काफ़ी दफ़ा मैंने पीपीएससी के एग्ज़ाम दिए। तो मैं उस बुनियाद पे आपको कह सकता हूँ कि ये जो कंप्लीट नेम है ना, ये जो कंप्लीट नेम है ना CNSA का या किसी भी एक्ट का, वो पूछ सकता है। तो ये आपका एक MCQs हो सकता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद दी कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंस एक्ट 1997, उसके बाद की एक्ट नंबर जो है ना ये भी पूछ सकता है। तो ये आपका दूसरा MCQs हो सकता है। 1997 ये ईयर भी वो पूछ सकता है। ये आपका चौथा जो है वो MCQs हो गया। डेट ऑफ एनेक्टमेंट 11 जुलाई 1997, ये आपका पांचवा हो गया। और ये सारे एक्ट्स के लिए है, तो इसीलिए मैंने आपको कहा था कि आप अपना एक जो है वो टेबल, अपना चार्ट बनाएं, ठीक है। और वहाँ पे सारे लॉज का जो है वो आप जो है उसको जो है वो लिखें। ये आपके एक एस्पायरेंट्स हैं, मिस्टर बरकतुल्ला जतोई साहब। यू ऑल ऑफ यू इंक्लूडिंग मी मस्ट बी थैंकफुल टू दिस पर्सन फॉर वर्किंग हार्ड एंड शेयरिंग दिस टेबल विद ऑल ऑफ एस। आज ये मैं व्हाट्सएप के ऊपर शेयर कर दूंगा, ये आपको मिल जाएगा। वही चीज़ मैं बार बार बोल रहा था कि आप अपने MCQs 5 से 10 MCQ जो हैं उसको इंश्योर कर सकते हैं एग्जाम में। देखिए, उसने ADPP का जो भी सिलेबस है उसके मुताबिक जो है उसने एक एक्ट कंप्लीट नहीं लिखे, ये आप खुद कंप्लीट लिख लें। उसके बाद उसने ईयर लिखा है एंड एक्ट नंबर लिख दिया है, ठीक है। ये भी एक्ट दूसरा रोमन वाला लिखना चाहिए था, ये नहीं लिखना चाहिए था। डेट ऑफ एनेक्टमेंट, डेट ऑफ इन्फोर्समेंट, पार्ट्स, चैप्टर, सेक्शन, शेड्यूल, तो ये सारा उसने शेयर किया है। प्लीज़ आप अपना टेबल बना लें, ये भी शेयर हो जाएगा, इसको भी देख लीजिएगा। तो ये आपके मुफ्त के नंबर हैं, अगर आप इसको जो है वो मेमोराइज कर लेंगे। जज़ाकल्लाह, ठीक है। अब हम वापस जो है वो अपने उसके लेक्चर के ऊपर जो है वो आते हैं, ठीक है। An act to consolidate and amend the law relating to the narcotic drugs and psychotropic substance। अच्छा, दो वर्ड्स हैं और ये पूरा CNSA है, नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस। अभी मैं इनको नहीं छेड़ रहा। तो ये बेसिकली इसका ऑब्जेक्ट है। वेयर एज इट इज, ये कंप्लीट एक्ट का कंप्लीट नेम है। वेयर एज इट इज एक्सपीरियंट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू द नारकोटिक ड्रग्स साइकोट्रोपिक सब्सटेंस। अच्छा, एक तो ये है ना कि उन ड्रग्स के बारे में लॉ, फिर ये एंड द कंट्रोल द प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग एंड ट्रैफिकिंग ऑफ सच ड्रग्स एंड सब्सटेंस, और फिर उनका कंट्रोल और प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, उसको कंट्रोल करने के लिए जो लॉ है, ठीक है, उसके बारे में। एंड वेयर एज इट इज एक्सपीरियंट टू रेगुलेट द ट्रीटमेंट एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ नारकोटिक ड्रग्स एंड द मैटर कनेक्टेड देयर टू। तो फिर एक और जो उसका ऑब्जेक्ट है वो है ट्रीटमेंट एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ द नारकोटिक एडिक्ट्स, जो उसमें इन्वॉल्व है उसको कैसे जो है वो बंदे को रिहेबिलिटेट किया जाएगा। तो ये इसका ऑब्जेक्ट एंड पर्पस है किसका, नारकोटिक। और मुझे अच्छी तरह याद है कि इसमें भी ऑब्जेक्टिव आ जाता है कि वो ये सारे ऑब्जेक्टिव लिखता है ABCD, और फिर आखिर पे लिखता है ऑल ऑफ देम, और कहता है जी आप इसमें से सिलेक्ट करें। तो ये जितने भी एक्ट्स हैं उनके जो ऑब्जेक्ट एंड पर्पसेस हैं उनको आपने बड़े ध्यान से जो है वो देखना है, ठीक है। अच्छा, अब मैं थोड़ी देर के लिए ना, मैं जो बात आपको कहना चाहता हूँ, मैंने ये लिखा है
इसका यही ऑब्जेक्ट मैंने जो है वो लिखा है आपको कुछ समझाने के लिए, ठीक है। हम में से बहुत सारे लोग कहते हैं सर जी आप ना लेंथी कर देते हैं काम को ना, लेकिन क्या करूं, जब तक मेरी तसल्ली नहीं होती मेरा कोशिश होता है कि मैं उसको ना कंटिन्यू रखूं। होप कि आपको जो है ना वो नज़र आ रहा है। मैं थोड़ा सा ना साइज बड़ा करता हूँ। ये मैंने इसका ऑब्जेक्ट लिखा है, कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू द नारकोटिक ड्रग साइकोट्रोपिक सब्सटेंस, फिर कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू द कंट्रोल प्रोडक्ट प्रोसेस इन ट्रैफिकिंग ऑफ सच ड्रग्स एंड सब्सटेंस, रेगुलेट द ट्रीटमेंट एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ नार। अच्छा, ये लिखने का मेरा एक खास मकसद है, आप ये वाले ऑब्जेक्ट एंड पर्पस को सामने रखें और फिर जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में उसकी स्कीम बताई थी उसकी आप उसको सामने रखें। देखिए प्रीलिमिनरी में डेफिनेशंस हैं तो वो ऑब्वियसली वो हो गई साइकोट्रोपिक सब्सटेंस और नारकोटिक ड्रग्स के बारे में, ठीक है। उसके बाद दूसरा चैप्टर था प्रोहिबिशन एंड पनिशमेंट, तो ये आ जाएगा, ये भी लॉ रिलेटेड ही आ जाएगा, ये वो वाला ऑब्जेक्ट हो गया। और सर इन्वेस्टिगेशन, ये भी लॉ रिलेटिंग टू नारकोटिक सब्सटेंस। अच्छा, फ्रीजिंग एंड फोरफीट ऑफ एसेट, ये भी उसके बारे में आ गया, ठीक है। चैप्टर 5, ये तो पहला पर्पस हो गया ना, साइकोट्रोपिक सब्सटेंस और उसके बारे में नारकोटिक ड्रग के बारे में लॉ। उसके बाद ट्रीटमेंट एंड रिहेबिलिटेशन, तो याद करें एक ऑब्जेक्ट हमने पढ़ा है ना, ठीक है ना, तो ये वो आ गया। अच्छा, नेशनल फंड एंड कंट्रोल ऑफ ड्रग अब्यूज, वो हमने पढ़ा है, कंट्रोल ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ द नारकोटिक ड्रग्स। और इंटरनेशनल कार्गो ट्रैफिकिंग वाला जो हमने ऑब्जेक्ट एंड पर्पस पढ़ा है, और ये मैटर्स कनेक्टेड डेट टू, ये जर्नल में आ गया। तो आपने देखा है कि जो स्कीम है लॉ की वो बामुताबिक जो है वो ऑब्जेक्ट एंड पर्पस है। तो होप कि आपको मेरी बात की जो है वो समझ आ गई है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, जज़ाकल्लाह। वो कहाँ चले गए, ये आ गया, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा अब चैप्टर 1 प्रीलिमिनरी नंबर शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट। दिस एक्ट में बी कॉल्ड द कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंस एक्ट 1997। इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ पाकिस्तान। इट शैल, अच्छा इसका भी बनाए, इसको भी अपने टेबल में शामिल करें। इट शैल टू द होल ऑफ पाकिस्तान, सम टाइम होता है इट एक्सटेंड टू होल ऑफ पंजाब, सम टाइम होता है इट्स एक्सटेंड टू द सच एरियाज एज नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट। तो इसके बारे में भी पूछ लेता है, तो अपने टेबल में इसको भी आप शामिल कर लें कि मुख्तलिफ लॉज जो हैं वो कहाँ कहाँ अप्लाई करेंगे, ठीक है। अच्छा, इट शैल कम इनटू फोर्स, ठीक है, तो ये भी आप कर लें। एट वंस या डेट ऑफ इन्फोर्समेंट, ये तो आपने पहले भी किया है, इस पर भी ऑब्जेक्ट आ जाता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव आ जाता है। होप कि आपको समझ आ गई। अब आगे वो चीज़, और मैं आपसे वादा करता हूँ कि इंशाल्लाह अगर आप इस लेक्चर को ध्यान से सुनेंगे तो ये डेफिनेशंस आपको सबसे इजी लगेंगी, ठीक है। अच्छा बच्चों, ये एक बात मेरी याद रख लीजिएगा, यूट्यूब पे आप मेरा कोई भी लेक्चर सुनते हो, कोई भी लेक्चर सुनते हो, तो मैं आपको वर्बल कह रहा होता हूँ, स्क्रीन पे वो चीज़ें नहीं दिखा रहा होता, ठीक है। तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अपना एक रजिस्टर रखा करें, बेशक शुरू में रफ रखा करें, और जो जो मैं बोलूँ उसको पेन डाउन किया करें, उसको लिखा करें, वो आपको भूलेगा नहीं, वो आपको याद रहेगा। और बेशक रफ लिखने के बाद एक दफ़ा उसको नीट भी कर लिया करें अपने लिहाज से, तो वो आपका टॉपिक जो है वो तैयार हो जाएगा, उसकी आपको जो है वो समझ भी आ जाएगी। तो कॉपी पेंसिल वेयर एक्ट के साथ वो अपने पास जो है वो आपने ज़रूर रखना है, ठीक है। अच्छा जी, डेफिनेशंस क्या हैं आप देखिएगा इंशाल्लाह कि मैं आपको कैसे समझाता हूँ। मैं एक दफ़ा फिर आपको उसके ऊपर लेके जाता हूँ, किसके ऊपर, जो डेफिनेशन थी, लॉ रिलेटिंग टू नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस। प्लीज 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 आप जरा इसको जो है वो हाईलाइट कर ले। दो चीजें हैं, नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस, ठीक है। अच्छा, ये दो वर्ड है ना, नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस। बच्चों आ जाए, डेफिनेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले आप एस वाली डेफिनेशन पे जाएं, आपने तरतीब वो रखनी है जो मेरे वाली है, ठीक है। अभी मैं आपको वो नहीं पढ़ाने जा रहा, डेफिनेशन की रीडिंग नहीं करवाने जा रहा। ये देखें जनाब, पहला ऑब्जेक्टिव नारकोटिक ड्रग, और उसकी डेफिनेशन कहाँ पे दी हुई है, एस में दी हुई है, ठीक है। और दूसरा क्या था, वो था
साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस ZA में आए, जरा ZA में आए आप जरा, ये साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस। तो हम सबसे पहले ये दो जो डेफिनेशंस हैं इनको जो है हम लोग जो है वो देखेंगे, ठीक है। अच्छा, ये मैं आपके लिए ना साथ में एक चार्ट भी बना रहा हूँ। CNSE के जो है हिस्से, उसमें जो है सबसे पहले नारकोटिक ड्रग है और उसमें एक साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस है। जो नारकोटिक ड्रग है उसकी डेफिनेशन सेक्शन 2 में दी हुई है और जो साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस है उसकी डेफिनेशन 2ZA में दी हुई है, ठीक है। अच्छा, अब जो सबसे पहली डेफिनेशन है ना एस नारकोटिक ड्रग्स, उसको मैं पढ़ने लगा हूँ। नारकोटिक ड्रग्स मीन कोका लीव, कैनबस, हेरोइन, ओपियम, पोपी स्ट्रॉ एंड ऑल मैन्युफैक्चर्ड ड्रग्स। अब मेरी बात सुने, अब एक डेफिनेशन से दूसरी डेफिनेशन जो है वो निकल रही है। तो हमने देखा था कि वो दो चीजें, एक नारकोटिक ड्रग है और एक साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस है। नारकोटिक ड्रग की डेफिनेशन एस में दी हुई है और साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस की डेफिनेशन ZA में दी हुई है। और एस के अंदर वो कहता है कोका लीव, कैनबस, हेरोइन, ओपियम, पोपी स्ट्रॉ एंड ऑल मैन्युफैक्चर्ड ड्रग्स। अब मैंने टाइम बचाने के लिए देखिए, अब ये जो हमने नारकोटिक ड्रग की डेफिनेशन पढ़ी है कि इसमें कोका लीव है, इसकी डेफिनेशन दी हुई है 2H में, कैनबस की दी हुई है 2D में और हीरोइन की कोई डेफिनेशन नहीं है। ओपियम की 2T है, पोपी स्ट्रॉ की 2W में है, ठीक है। तो बच्चों आपने देखा एक डेफिनेशन में से और डेफिनेशंस निकल रही हैं, तो आपने इस तरतीब के साथ डेफिनेशन याद करनी है कि पहले नारकोटिक ड्रग की डेफिनेशन पढ़नी है और उसके अंदर जो चीजें हैं पहले उनको देखना है। अब हम चलते हैं कोका लीव की तरफ। इसकी तो आपको समझ आ गई ना कि नारकोटिक ड्रग में ये चीजें जो है वो होती हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं कोका लीव, ठीक है। तो कोका लीव के लिए जो है वो हम 2H के ऊपर एक दफा चलते हैं कि वो क्या है कोका लीव। 2H ये कोका लीफ मीन द लीफ ऑफ द कोका बुश except a leaf from which all ecgonine, cocaine or any other alkaloid have been removed. Number 2, any mixture thereof with or without neutral material but does not include any preparation containing not more than 0.1% of cocaine. अच्छा जी, अब मैं कोका लीफ की डेफिनेशन पढ़ता हूँ। कहता है द कोका लीफ मीन द लीफ ऑफ द कोका बुश। बस यहाँ पे रुके हैं, लीफ ऑफ कोका बुश, ठीक है। अब कोका बुश क्या चीज है? कोका बुश क्या है? इसकी डेफिनेशन आप 2F में देखें। सबसे पहले चाहे कोका बुश 2F में, 2F का ये कोका बुश। Coca bush is the plant of any species of genus Erythrocylline, ठीक है। यानी ये एक वो किस्म है, ठीक है, एरिथ्रोक्सिलियन के उस किस्म का जो एक प्लांट है उसको क्या बोलते हैं? कोका बुश बोलते हैं। अब आपने ये जो जीनस है इसको क्या करना है? याद कर लेना आपने, ठीक है। अच्छा, कोका बुश क्या को मैं किस तरह इजी कर सकता हूँ? ये देखिए गूगल ड्राइव के ऊपर आप वो जाके इमेजेस और वहां पे जाके आप लिखें कोका बुश, तो आपके सामने इतने सारे ये आ जाएंगे इमेजेस जहां से आप बड़ा वाज़ेह कर लेंगे। ये जो पत्ते हैं, ये जो पत्ते हैं, ये बेसिकली डेफिनेशन बनेगी कोका लीफ की। किसकी डेफिनेशन बनेगी? कोका लीफ की जो है वो डेफिनेशन बनेगी। तो आप इसको अच्छी तरह से जो है वो देख सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं दोबारा पढ़ता हूँ। कोका बुश मीन द प्लांट ऑफ एनी स्पीशीज ऑफ जीनस एथ्रोक्सिलियन। तो आपने करना क्या है? अब ये देखिए ये एक प्लांट आ गया, 2-3 प्लांट आएंगे, तो प्लांट के आप अलग एक चार्ट बना ले कि प्लांट में से वो कोई क्वेश्चन आपसे जो है वो पेपर से पूछ सकता है और ये जीनस के बारे में भी वो पूछ सकता है, तो इसका भी एक चार्ट जो है वो अलग से आप बना ले। तो अभी तक जो हमने डेफिनेशंस पढ़ी, हमने देखा CNSE में नारकोटिक ड्रग है, साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस है। नारकोटिक ड्रग्स में हमने देखा सबसे पहले कोका लीव है। कोका लीव में हमने देखा कि लीव ऑफ द कोका बुश, और कोका बुश की डेफिनेशन जो है वो हमने 2F में पढ़ी और वो 2F में हमने वो फिर उसके जाके वो इमेज वगैरह भी जो है वो देखी है। अब हम कोका लीव की डेफिनेशन जो है उसके ऊपर जो है वो वापस चलते हैं। द लीफ ऑफ कोका बुश, ठीक है, एक्सेप्ट
a leaf from which are ecgonine, cocaine or any other ecgonine alkaloid have been removed। जिनमें से ये वाले यानी कोका बुश के पत्ते कोका लीफ कहलाते हैं, लेकिन वो पत्ते जिसमें से ये वाले ecgonine, cocaine और any other ecgonine alkaloids have been removed, जो निचोड़ लिए जाएं, निकाल लिए जाएं, उसको हम कोका लीफ की डेफिनेशन में नहीं लेके आएंगे। ठीक है, तो हम लोग अल्लाह माफ़ करे वो ड्रग्स का कोई काम तो नहीं करते, तो लिहाजा ये बस चीज़ें जो है ना वो इसी तरह थियोरेटिकली ही हमें याद रखनी पड़ेंगी। ठीक है, अच्छा अब कोका लीफ के एक तो हो गया पत्ते और दूसरा है मिक्सचर देयर ऑफ। ठीक है, विदाउट न्यूट्रल मटेरियल बट does not include any preparation containing not more than 0.1% of cocaine। या तो खालस पत्ते वो कोका लीफ की डेफिनेशन में आएंगे, या उन पत्तों के साथ मिक्सचर बना दिया जाए किसका, किसी दूसरे मटेरियल का जिसमें ठीक है दूसरा मटेरियल मिला के, लेकिन अगर उसमें जो कोकेन है वो 0.1% से ज्यादा नहीं है, ठीक है, तो फिर हम उसको कोका लीफ की डेफिनेशन में नहीं लेके आएंगे। देखें पत्ते के साथ आपने कोई और मिक्सचर, मसलन वो कोई शक्ल बनाने के लिए, कोई हीरोइन बनाने के लिए, क्योंकि वो उसी के आगे शक्लें निकलती हैं ना, कोई और मैन्युफैक्चर ड्रग बनाने के लिए उसके साथ और चीज कोई मिला दी, ठीक है, तो डेफिनेशन कोका लीफ की रहेगी। लेकिन वो कोका लीफ की डेफिनेशन नहीं रहेगी अगर उस मिक्सचर में जो कोकेन है वो 0.1% से जो है वो क्या है वो उससे ज्यादा नहीं है, यानी 0.1% से कम है, तो उस सूरत में वो उसका मिक्सचर जो है वो कोका लीफ की डेफिनेशन में नहीं आएगा। मैं इसको कंप्लीट करने लगा हूँ। कोका लीफ बेसिकली कोका बुश के पत्ते हैं। कोका बुश वो एरिथ्रोक्सिलॉन जो है उस किस्म की स्पीशीज का एक दरख्त है, ठीक है, वो डेफिनेशन हम उधर पढ़ के आए हैं। लेकिन कोका लीफ के वो पत्ते शामिल नहीं होंगे जिसमें से कोकेन, एक्कोनाइन, कोकेन या अल्काइड जो है वो उसको रिमूव कर दिया जाए। फिर उसके बाद कोका लीफ के पत्तों के साथ अगर कुछ और मिक्स कर लिया जाता है, ठीक है, तो भी वो कोका लीफ रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर उसमें कोकेन की जो मिकदार है वो 0.1% से कम है तो फिर वो कोका लीफ की डेफिनेशन में नहीं आएगा। तो ये जो परसेंटेज है ना, इसको भी ज़रा आप हाईलाइट कर लें उसके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बच्चों हो कि आपको कोका लीफ की डेफिनेशन आ गई। अब मैं आपको एक दफ़ा फिर मैन्युफैक्चर्ड ड्रग्स के ऊपर लेके चलता हूँ, सॉरी उसके ऊपर एस जो डेफिनेशन है उसके ऊपर लेके चलता हूँ, नारकोटिक ड्रग्स। लो जी, कोका लीफ की डेफिनेशन हम पढ़ाए और कोका लीफ के अंदर डेफिनेशन थी कोका बुश की, तो वो भी हम डेफिनेशन जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ाए। अब हम चलते हैं नारकोटिक ड्रग में दूसरी है कैनबस। ये मैंने एक चार्ट भी आपके लिए बनाया है। अब दूसरा कैनबस, और इसकी डेफिनेशन कहाँ दी हुई है, 2D में। तो हम जी जरा 2D में चलते हैं। कैनबस हेम्प मीन्स, ठीक है, कैनबस चर्स भी जिसको हम कहते हैं, ठीक है, दैट इज द सेपरेटेड रीजन वेदर crude or purified obtained from the cannabis plant, and also include concentrated preparation resin known as hashish ऑयल और लिक्विड हशीश, ठीक है। देखें वो ये कह रहा है कि ये कैनबस जो है बेसिकली ये क्या है, ये एक निचोड़ है, ठीक है, जो कि किस में से निकलता है, चाहे वो क्रूड है चाहे वो प्यूरिफाइड है, और कहाँ से हासिल किया जाता है, कैनबस प्लांट से। यानी कैनबस प्लांट जो है उसको अगर निचोड़ें तो उसका जो वो निकलेगा एक जूस सा, उसको हम क्या बोलेंगे, चर्स बोलेंगे, उसको कैनबस बोलेंगे, चाहे वो क्रूड हो चाहे वो प्योरीफाइड हो। तो एक दफ़ा फिर चलते हैं गूगल के ऊपर। अच्छा, अब हम देखते हैं कि ये जो कैनबस प्लांट है इसकी डेफिनेशन कहाँ दी हुई है, कैनबस प्लांट की, ठीक है। तो ये हमने देखते हैं, मेरे ख्याल 2E में है, ये E में कैनबस प्लांट की डेफिनेशन। एक मिनट मैं इसको भी दुरुस्त कर लूँ,
कैनबस प्लांट टू ई में टू ई सॉरी टू ई में इसकी डेफिनेशन है। कैनबस प्लांट मीन एनी प्लांट ऑफ जीनस कैनबस। ठीक है, तो कोका बुश की क्या डेफिनेशन थी कि एनी प्लांट ऑफ जीनस एरेथ्रोलॉक्सियन, और कैनबस प्लांट की डेफिनेशन ऑफ जीनस कैनबस कि जो कैनबस की जो किस्म है उसका जो प्लांट है उसको क्या कहेंगे, कैनबस प्लांट। और इसका जो जूस होगा उसको क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे वो जो कैनबस, उसको हम कैनबस कहेंगे। ठीक है, तो और जीनस का नाम भी कैनबस है। तो अब हम थोड़ी देर के लिए इधर चलते हैं और अब हम लिखते हैं कैनबस प्लांट। ये लेंगे, ये कैनबस प्लांट है, इसको भी आप देख लें, कैनबस प्लांट। ठीक है, और आगे चलते हैं। ठीक है, वापस आते हैं डेफिनेशन। अच्छा, एक दफा फिर पढ़ते हैं कैनबस हेम्प। तो पेपर में क्वेश्चन आ सकता है अनदर नेम ऑफ कैनबस इज हेम्प और अनदर नेम ऑफ कैनबस रीजन दैट इज चर्स। ठीक है, तो कैनबस की डेफिनेशन जो है, यानी उधर हमने डेफिनेशन पढ़ी नारकोटिक ड्रग्स की कि उसमें कैनबस होता है, और कैनबस की डेफिनेशन में पढ़ी कि उसमें कैनबस रीजन आता है। ठीक है, जिसे चर्स बोलते हैं, और उसका मतलब ये है दैट इज सेपरेटेड रीजन कि जब उसका वो जो पौधा है, वो पौधा जो है उसमें से जब जूस को जो है निचोड़ के उसको उसका जो वो मिथ उसकी जो है वो निकाल के अलहदा कर ली जाएगी, तो उसको हम कहेंगे कैनबस, यानी कैनबस रीजन। और वो डेफिनेशन में आएगा कैनबस के वेदर क्रूड और प्योरीफाइड, चाहे वो उसमें क्रूड हालत में हो चाहे वो प्योरीफाइड फॉर्म में हो, वो कहलाएगा कैनबस। अच्छा जी, ऑब्टेन फ्रॉम द कैनबस प्लांट, और ये कहाँ से हासिल किया जाता है, कैनबस प्लांट से, उसकी डेफिनेशन हमने पढ़ ली। एंड आल्सो इंक्लूड, और इसमें शामिल होता है कंसंट्रेटेड प्रिपरेशन एंड रीजन नोन एज हशीश ऑयल और लिक्विड हशीश। ठीक है, और इसमें जो यानी इसकी जो कंसंट्रेटेड फॉर्म है, ठीक है, जिसको कि हशीश ऑयल या लिक्विड हशीश बोलते हैं, वो भी किसकी डेफिनेशन में शामिल होगा, वो भी कैनबस की डेफिनेशन में जो है वो शामिल होगा। तो हो क्या आपको मेरी बात की जो है वो समझ आ गई। ये कंसंट्रेटेड प्रिपरेशन की डेफिनेशन जो है वो हम आगे जाके जो है वो पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जो है वो नेक्स्ट जो है वो अच्छा, अब कैनबस हेम्प जो है, कैनबस की हम दूसरी जो पढ़ते हैं वो है द फ्लावरिंग और फ्रूटिंग टॉप्स ऑफ द कैनबस प्लांट। ठीक है, एक्सक्लूडिंग द सीड्स एंड लीव्स व्हेन नॉट accompanied by the tops from which the resin has not been extracted by whatever name they may be designated or known। अच्छा, ये आपके सामने ना उसका एक कैनबस प्लांट है। ठीक है, कैनबस प्लांट है, तो वो कहता है कि इसके बीज भी छोड़ दो, इसके पत्ते भी छोड़ दो, ये जो इसके टॉप्स हैं इसकी, ठीक है, ये इसके फ्लावरिंग, वो जो फूल है इसके अंदर लगे हुए हैं, अगर उसमें से वो जो रीजन है, जूस है, वो अगर नहीं निकाला गया तो वो भी किसकी डेफिनेशन में आएगा, वो भी कैनबस की डेफिनेशन में आएगा। दोबारा पढ़ता हूँ, द फ्लावरिंग और फ्रूटिंग टॉप्स ऑफ द कैनबस प्लांट एक्सक्लूडिंग द सीड्स and leaves when not accompanied by the tops from which the resin has not been extracted by whatever name they may be designated or known। बेशक वो फ्लावरिंग या फ्रूटिंग टॉप्स का जो भी नाम रखा जाए वो किसकी डेफिनेशन में आएगा, वो कैनबस की डेफिनेशन में आएगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद any mixture with or without neutral material of any of the above form of canvas or एनी ड्रिंक प्रीपेड देयर फ्रॉम। और ये जो ऊपर वाला कैनबस और फ्लावरिंग फ्रूटिंग है, इनका कोई भी मिक्सचर जो है उसको भी क्या कहेंगे, उसको भी कैनबस कहेंगे। यानी कैनबस रीजन को भी कैनबस कहेंगे, और फ्लावरिंग या फ्रूटिंग टॉप्स को भी कहेंगे, और उसका कोई मिक्सचर है उसको भी कैनबस कहेंगे। तो बच्चों, एक दफ़ा फिर हम डेफिनेशन के ऊपर चलते हैं। इस डेफिनेशन में नारकोटिक ड्रग्स की डेफिनेशन में जो है वो हमने कोका लीफ की डेफिनेशन पढ़ ली,
कैनबस की डेफिनेशन हमने जो है वो पढ़ ली। फिर उनमें कोका लीव में डेफिनेशन आई कोका बुश की, और कैनबस में डेफिनेशन आई कैनबस प्लांट की। अब हीरवन, ठीक है, ये बेसिकली प्रोसेस फार्म होती है, प्रोसेस फार्म होती है किसकी, ये जो कोका लीव या कैनबस, बेसिकली कैनबस की जो प्रोसेस फार्म है उसको क्या बोला जाता है, हीरवन बोला जाता है। अच्छा, उसके बाद है ओपियम, ठीक है, जिसे फीम भी बोलते हैं शायद। अब ओपियम की डेफिनेशन ये नीचे लिखी हुई है, जो कि किस में दी हुई है, इसमें टी में दी हुई है। ओपियम मीन्स poppy straw, that is to say all parts of poppy plant। लो जी, अब आप गौर कर लीजिए, एक अब लिखिए, एक चार्ट बना लिए, कोका बुश उसका तल्लक था कोका लीफ के साथ, और उसकी जीनस जो थी वो हमने देखी थी एरेथ्रोक्सियन, और उसके बाद दूसरा हमने देखा था कैनबस प्लांट और उसकी जीनस कैनबस थी। और अब एक तीसरा पार्ट आ गया ओपियम की डेफिनेशन में, और वो प्लांट है कौन सा, पोपी प्लांट। क्या, पोपी प्लांट वो है, और पापावीर, सोमिफिलियम, अदर स्पीशीज और पापावेर। तो इसकी स्पीशीज जो है किस किस्म में से, पापावर में से, ठीक है, आफ्टर मूविंग और अदर देन द सीड। अच्छा जी, अब ओपियम की डेफिनेशन ये है कि पोपिस्ट्रा, ठीक है, और पोपिस्ट्रा से मुराद ये है ऑल पार्ट्स ऑफ द पोपी प्लांट, ऑल पार्ट्स ऑफ द पोपी प्लांट, और उसकी वो किस्म क्या है, जीन्स क्या है, पापावेर, सोपिफेरमोर एंड एनी अदर स्पीशीज ऑफ पापावर आफ्टर मूविंग अदर देन द सीड्स। यानी वो कह रहा है कि पोपी प्लांट के जितने भी हिस्से हैं, ठीक है, उसको अगर काट लिया जाए और यानी उसमें बीज शामिल ना किया जाए, जो जमीन से ऊपर वाला हिस्सा है, तो वो सारे के सारे को पोपिस्ट्रा बोलेंगे, और वो पोपिस्ट्रा क्या होगा, वो ओपियम कहलाएगा। ठीक है, होप कि आपको समझ आ गई। एक दफा हम जो है वो नेट के ऊपर जो है वो देखते हैं पोपी प्लांट, प्लीज आप इसको देखिएगा पोपी प्लांट को, ठीक है, और फिर आप जो है वो पोपिस्ट्रा, ठीक है, तो पोपिस्ट्रा की डेफिनेशन बेसिकली क्या है कि ऑल पार्ट्स ऑफ अ पोपी प्लांट, और उसका जो है वो आपके सामने जो है वो आ रहा है। ठीक है, अच्छा, होप कि आपको इसकी समझ आ गई। अच्छा, एक बात बताऊं, प्लांट प्लांट प्लांट, देखिए मैंने थोड़ी सी मेहनत करके आपके लिए ना लिख दिया इसमें कि इसमें कौन कौन से प्लांट है। ड्रग का नाम कैनबस है, और ये निकलेगी कौन से प्लांट से, कैनबस प्लांट से, और इसकी जो स्पीशीज होगी, जीन्स होगी, जहां से किस्म, उसको क्या कहेंगे, कैनबस। इसी तरह कोका लीव जो है वो निकलेगा प्लांट कोका बुश से और एरिथ्रोक्सिलॉन। इसी तरह हम एक मैन्युफैक्चर ड्रग पढ़ेंगे जो कि निकलेगी किससे, हेम्प प्लांट से, और उसका जीन्स उसकी ये है। इसी तरह ओपियम निकलती है पोपी प्लांट से, और उसकी जीन्स होगी ये। और एक हम इंडिपेंडेंट पढ़ेंगे पोपिस्ट्रा, और उसका जो प्लांट होगा वो ओपियम पोपी कहलाएगा। ठीक है, और उसकी भी जीन्स ये होगी। ठीक है, तो होप कि आपको मेरी बात समझ आ गई। अब इसका भी चार्ट बना लें कि ड्रग, और फिर वो ड्रग का प्लांट और उसकी जो जीन्स है, इसमें से भी आपको ऑब्जेक्टिव जो है वो पेपर में आ सकता है। ठीक है, उसके बाद ओपियम की दूसरी डेफिनेशन क्या है, द स्पॉन्टेनियसली खुद साख्ता कोगुलेटेड, यानी सख्त हालत में, जूस ऑफ कैप्सूल्स ऑफ पोपी विच हैज नॉट बीन सबमिटेड टू एनी मैनिपुलेशन अदर देन दोज नेसेसरी फॉर पैकिंग एंड ट्रांसपोर्ट। ठीक है, और वो कहता है कि वो जो हमने प्लांट पढ़ा है ना पोपी, उसका जो जूस है वो जब ठोस हालत में हो, यानी वो खुद ब खुद उसके ऊपर कोई मैन्युफैक्चरिंग ना हो, ये मैनिपुलेशन ना हो, ये खुद साख्ता हो, तो वो जो है अगर वो किसी प्रोसेस से नहीं गुजरा, उसमें कोई रद्दोबदल नहीं की गई, तो उसको भी हम ओपियम बोलेंगे। और इसमें जो पैकिंग और ट्रांसपोर्ट के लिए जो मैनिपुलेशन रद्दोबदल होगी,
उसको वो शामिल नहीं होगी कि उसकी बुनियाद पे ये नहीं कहा जा सकता कि भाई ये जो अब जूस है ये ओपियम नहीं है। ठीक है, दोबारा बता रहा हूँ, ओपियम में सबसे पहले पोपी स्ट्रा से मुराद है कि पोपी प्लांट के सारे हिस्से, मांस वाए उसके पत्ते। ओपियम से मुराद ये है कि ठोस हालत में जो पोपी जो है उसका जूस जो है वो ठोस हालत में हो जिसमें खुद से कोई तब्दीली ना की गई हो। और तीसरा है एनी मिक्सचर और विदाउट नेचुरल मटेरियल ऑफ एनी ऑफ द अबव। ठीक है, form of a but does not include any preparation containing not more than 0.2%। एक 0.1% था, वो किस में था, वो मेरा ख्याल है कोका बुश की डेफिनेशन में था। तो अब इसमें आ गया, तो ये कितना है, ये 0.2% ऑफ मोरफिन। तो होप के आपको मेरी बात की समझ आ गई। अच्छा, ये जो परसेंटेज है ना, ये भी मैं आपका मसला हल करने लगा हूँ। ये मैंने एक चार्ट बना दिया है, आप इसको भी नोट कर लें। जो कोका डेरिवेटिव है ना, उसकी डेफिनेशन में है नॉट मोर देन 0.1% ऑफ कोकेन। कोका लीफ की डेफिनेशन में वर्ड आया है नॉट मोर देन 0.1% ऑफ कोकेन। ओपियम की डेफिनेशन में आया है नॉट मोर देन 0.2% ऑफ मॉर्फिन। और ओपियम डेरिवेटिव की डेफिनेशन में आया है नॉट मोर देन 0.2% मॉर्फिन नॉट कंटेनिंग अनडाइरेक्ट मॉर्फिन। ठीक है, तो बच्चों होप के आपको इसकी जो है वो समझ आ गई। तो अब हम वापस चलते हैं। ये हमने डेफिनेशन किसकी पढ़ी थी, ये हमने डेफिनेशन पढ़ी थी ओपियम की। ठीक है, एक दफा फिर हम नारकोटिक ड्रग की डेफिनेशन पढ़ती हैं। कोका लीफ पढ़ लिया, कैनबस पढ़ लिया, हीरोइन बता दिया, ओपियम पढ़ लिया। अब है पोपी स्ट्रॉ। क्या है, पोपी स्ट्रॉ। तो पोपी स्ट्रॉ की डेफिनेशन जो है वो इंडिपेंडेंटली कहाँ पे दी हुई है, वो ये दी हुई है कि पोपी स्ट्रॉ मीन ऑल पार्ट्स एक्सेप्ट सीड्स ऑफ द ओपियम पोपी आफ्टर मूविंग। ठीक है, तो पोपी स्ट्रॉ की डेफिनेशन क्या है कि ओपियम पोपी एक प्लांट है। ठीक है, और पत्तों के अलावा उसके सारे हिस्से को जो है वो हम क्या बोलेंगे, वो हम पोपी स्ट्रॉ बोलेंगे। और इसका मैंने आपको वो जो टेबल है वो भी मैंने आपको जो है वो बना के जो है वो दे दिया है। ठीक है, पोपी स्ट्रॉ। अच्छा जी, उसके बाद हम आगे चलते हैं और अब लास्ट है ऑल मैन्युफैक्चर ड्रग्स के नारकोटिक ड्रग की आखिरी डेफिनेशन क्या है कि उसमें जितनी भी मैन्युफैक्चर ड्रग्स हैं वो बेसी इनकी डेरिवेटिव फॉर्म्स होंगी। ये जो हमने पढ़ा है ये नेचुरल फॉर्म थी और आगे हम उनकी जो मशीन में से गुजरती हैं उनको कहते हैं मैन्युफैक्चर ड्रग्स। तो अब हम उसके बारे में पढ़ने लगे हैं और वो था 2Q ये है क्यों मैन्युफैक्चर ड्रग्स। ये आ गया। मैन्युफैक्चर ड्रग्स इंक्लूड्स ऑल कोका डेरिवेटिव्स, मेडिकल हेम्प, ठीक है, ओपियम डेरिवेटिव्स, कैनबस in any form or any mixture of stalks and flowering or fruiting top of the Indian hemp plant, cannabis sativa, L acetic anhydride and। ठीक है, अच्छा जी, अब ये जो मैन्युफैक्चरिंग ड्रग्स हैं इसकी जो डेफिनेशंस में कौन कौन सी चीज़ें आ रही हैं, कोका डेरिवेटिव्स आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अब जो मैंने आप मैन्युफैक्चर ड्रग्स पढ़ा है आपको, इससे आगे फिर डेफिनेशंस निकलती हैं। ये देखें मैंने यहाँ निकाली हैं। मैन्युफैक्चर ड्रग्स हैं, इसमें कोका डेरिवेटिव्स है, उसकी डेफिनेशन 2G में दी हुई है। फिर मेडिकल हेम्प की डेफिनेशन है वो 2R में दी हुई है और ओपियम डेरिवेटिव की डेफिनेशन वो 2U में दी हुई है। तो आपने एक बात देखी बच्चों कि हमने देखा प्रेम्बल में दो वर्ड यूज हुए, नारकोटिक ड्रग्स, साइकोट्रोपिक सब्सटेंस। नारकोटिक ड्रग्स में पहला वर्ड कोका लीफ था, वहां से डेफिनेशन कोका बुश की निकली। कैनबस था, कैनबस से कैनबस प्लांट की डेफिनेशन लिखी, हीरोइन। उसके बाद ओपियम की डेफिनेशन और फिर उसमें आया पोपी स्ट्रॉ और आखिर पे आया मैन्युफैक्चर ड्रग्स। और मैन्युफैक्चर ड्रग्स में से निकला कोका डेरिवेटिव, मेडिकल हेम्प और ओपियम डेरिवेटिव। ठीक है, अब हम एक दफा इसको दोबारा पढ़ते हैं तो फिर हम उधर चलेंगे। मैन्युफैक्चर ड्रग मीन ऑल कोका डेरिवेटिव्स पढ़ते हैं क्या, मेडिकल हेम्प पढ़ते हैं क्या, ओपियम डेरिवेटिव ये भी पढ़ते हैं। ठीक है,
उसके बाद कहता है कैनवस इन एनी फॉर्म और एनी मिक्सचर ऑफ salt and flowering or fruiting top of Indian hemp plant, Canvas spiva L. एस्टिक एनहाइड्राइड। ठीक है, तो यानी ये कैनवस रिलेटेड जो फॉर्म है ये भी मैन्युफैक्चर्ड ड्रग्स की डेफिनेशन में आएगी। अब कोका डेरिवेटिव की डेफिनेशन 2G में दी हुई है, तो अब हम चलते हैं 2G में। वो क्या कहता है? कोका डेरिवेटिव मीन कहता है क्रूड कोकेन दैट इन एनी एक्सट्रैक्ट ऑफ कोका लीफ, यानी कोका लीफ, कोका विश का जो पत्ता है उसका जब वो लिया जाएगा जूस, उसको निचोड़ा जाएगा, तो वो क्या होगा? वो क्रूड कोकेन होगी और कोका डेरिवेटिव कहलाएगा, विच कैन बी यूज डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली फॉर द मैन्युफैक्चर और प्रोडक्शन ऑफ द कोकेन। और उस क्रूड कोकेन का मकसद क्या होगा? कोकेन जो है वो तैयार की जाए। अच्छा, उसके बाद कोका डेरिवेटिव की डेफिनेशन में आएगा एक्गोनाइन दैट इज लिवो एक्गोनाइन हैविंग द केमिकल फार्मूला। अब ये केमिकल फार्मूले जो है ना, ये आपने जो है ना एक दो हैं, ये भी पेपर में पूछ लिए जाते हैं, इनको आपने रट्टा लगाना है। ऑल केमिकल डेरिवेटिव ऑफ लेवो एक्गोनाइन इंक्लूडिंग बेंजोइल एक्गोनाइन फ्रॉम विच इट कैन बी रिकवर्ड। ठीक है, तो एक्गोनाइन जो है वो बेसिकली क्या है? वो लेवो एक्गोनाइन है जिसका फार्मूला ये है, और इसके अलावा उसके जितने भी केमिकल डेरिवेटिव्स हैं जिसमें बेंजोइल एक्गोनाइन शामिल हो, वो किसकी डेफिनेशन में आएगी? वो कोका डेरिवेटिव की डेफिनेशन में आएगी। तो उसके बाद वो कहता है कि कोकेन जो मिथाइल बेंजोइल लेवो एक्गोनाइन हो और उसका फार्मूला जो है वो ये होगा। ठीक है, एंड इट्स साल्ट, उसके साल्ट भी होंगे। और इसके अलावा जो प्रेपरेशन है कोकेन की जिसमें इस्तेमाल होगी मोर देन 0.1% कोकेन, तो वो भी किसकी डेफिनेशन में आएगी? वो कोका डेरिवेटिव की डेफिनेशन में आएगी। ठीक है, ओके, आपको समझ आ गई। ये जो केमिकल फार्मूले हैं, एक्गोनाइन का फार्मूला ये है और कोकेन का फार्मूला जो है केमिकल वो ये है। प्लीज इसको भी आप कंसीडर कर लीजिएगा। इसी तरह जो ओपियम डेरिवेटिव है उसमें भी दो फार्मूले हैं, एक मॉर्फिन का और एक डाक्टर मॉर्फिन का, तो प्लीज इसको भी आप रट्टा लगा लीजिएगा। ठीक है, अच्छा जी, अब हम एक दफ़ा फिर मैन्युफैक्चर ड्रग्स की डेफिनेशन पे जाते हैं, और अब वो क्या कहता है? वो क्या था? क्यू था। हाँ जी, कोका डेरिवेटिव की डेफिनेशन पढ़ ली। अब हम मेडिकल हेम्प की डेफिनेशन पढ़ते हैं, वो नीचे आर में दी है। मेडिकल हेम्प मीन एनी एक्सट्रैक्ट आर टिंक्चर ऑफ हेम्प। ठीक है, तो वो हेम्पचर्स जो है उसको जब निचोड़ा जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे? उसको मेडिकल हेम्प बोलेंगे। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद ओपियम डेरिवेटिव्स की डेफिनेशन जो है वो कहाँ पे दी है? यू में दी हुई है। और ओपियम डेरिवेटिव इंक्लूड मेडिकल ओपियम, ठीक है, और दैट इज ओपियम विच हैज अंडरगोन द प्रोसेस नेसेसरी टू अडॉप्ट फॉर मेडिसिनल यूज, कि जो मेडिकल प्रोसेस, जो एक प्रोसेस से गुजरे और वो मेडिसिन के लिए इस्तेमाल हो, तो उस मेडिसिनल ओपियम को हम ओपियम डेरिवेटिव का नाम देंगे। उसके बाद प्रीपेड ओपियम, ठीक है, दैट इज एनी प्रोडक्ट ऑफ ओपियम obtained by any series of operation designated to transform opium into an extract suitable for smoking and the dross or other residue remaining after opium is smoked। या जो पहला था मेडिसिनल ओपियम, दूसरा प्रीपेड ओपियम, और वो किसको कहते हैं? जो कि मुख्तलिफ ऑपरेशन से गुजरने के बाद, ठीक है, वो एक ऐसा एक्सट्रैक्ट बन जाता है जो कि स्मोकिंग के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, और जहाँ स्मोकिंग के बाद जो वो बाकी हिस्सा बच जाता है वो भी प्रीपेड ओपियम की डेफिनेशन में जो है वो आएगा। फिर ओपियम डेरिवेटिव में अगली डेफिनेशन है मॉर्फिन की, जिसका फार्मूला प्रिंसिपल अल्कलॉइड ऑफ ओपियम हैविंग केमिकल फार्मूला ये, ठीक है, वो एंड इट्स साल्ट, वो भी हमने कर लिया है। फिर ओपियम की डेफिनेशन में आएगा डाइट्रल मॉर्फिन
that is a semi-synthetic substance also known as diamorphine or heroin, ठीक है। और हीरोइन हैविंग द केमिकल फार्मूला ये, और इसका मैंने आपको टेबल भी जो है वो बना दिया है। ये भी किसकी डेफिनेशन में आएगा, ये ओपियम डेरिवेटिव की डेफिनेशन में जो है वो आएगा। और ओपियम डेरिवेटिव की आखिरी ऑल प्रेपरेशन कंटेनिंग मोर देन 0.2% ऑफ मॉर्फिन और कंटेनिंग आया डेक्टोल मॉर्फिन, और ऊपर वाली कोई भी प्रेपरेशन जिसमें 0.2% से ऊपर मॉर्फिन हो, और इसका भी हमने एक जो है वो चार्ट जो है वो बना लिया है। तो ये किसकी डेफिनेशन थी, ये ओपियम डेरिवेटिव की डेफिनेशन थी। एक दफ़ा फिर हम मैन्युफैक्चरड ड्रग्स की तरफ जो है वो चलते हैं। तो अब क्या आ जाएगा, जो मैन्युफैक्चरड ड्रग्स में ओपियम डेरिवेटिव भी हो गया, cannabis in any form and any mixture of stalk and flowering or fruiting top of Indian hemp plant। इंडियन हेम्प प्लांट की जो फ्रूटिंग टॉप्स है वो भी जो है वो मैन्युफैक्चर्ड ड्रग्स की डेफिनेशन में जो है वो आएगी। एनी अदर नारकोटिक सब्सटेंस व्हिच द फेडरल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गजट मेड इन परसुएंस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ एनी इंटरनेशनल कन्वेंशन और अदरवाइज डिक्लेयर टू बी ए मैन्युफैक्चर्ड ड्रग्स, या जिसको फेडरल गवर्नमेंट जो है वो डिक्लेयर कर दे। अच्छा ये ना, ये भी बड़ा वो पूछता है प्रोविंशियल गवर्नमेंट एंड फेडरल गवर्नमेंट, तो इसको भी देखिएगा। इसमें ज़्यादातर जो है ना, मुझे याद है कि फेडरल गवर्नमेंट का वर्ड ही यूज़ हुआ है, शायद सिर्फ एक जगह पे प्रोविंशियल गवर्नमेंट का वर्ड यूज़ हुआ है। अच्छा ये देखें, सिर्फ सेक्शन 4 में प्रोविंशियल वर्ड है, 21 में भी है और सेक्शन 34 में। एनी हाउ आप भी यहाँ पे ये फार्मूला लगा के तो ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट और इसका एक चार्ट बना सकते हैं आप, ताकि आपको जो है वो क्या कहते हैं, फिर कोई वो प्रोविंशियल और फेडरल गवर्नमेंट की जो पावर्स हैं, क्योंकि वो पेपर में क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है ना कि हमें जो है वो करना पड़ेगा उसको, ठीक है। तो होप कि आपको इसकी भी जो है वो समझ जो है वो आ गई है। हम किसके ऊपर थे, इसके ऊपर थे। उसके बाद आगे चलते हैं, एनी अदर नारकोटिक सब्सटेंस। अच्छा ये भी हो गया, मैन्युफैक्चर्ड ड्रग्स की डेफिनेशन होगी अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम वापस चलते हैं किसके ऊपर, वो जो एस थी, हाँ, नारकोटिक ड्रग मीन कोका लीफ, कैनबस, हीरोइन, ओपियम, पोपी स्ट्रॉ एंड ऑल मैन्युफैक्चर्ड ड्रग्स अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों। तो फाइनली लेक्चर लंबा हो गया, मुझे डर है कि आप लोग कहीं इसको इग्नोर ही ना करें, इसको सुने ही ना। तो एनी हाउ ये हमने पढ़ा नारकोटिक ड्रग्स की डेफिनेशन, और इसमें ये चीज़ें जो है वो शामिल है। अब एक डेफिनेशन रहेगी, वो है साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस की। तो अब हम चलते हैं साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस की डेफिनेशन किस में थी, 2ZA में थी, तो उसको भी एक दफ़ा देख लेते हैं। वो क्या कहता है, साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस मीन द सब्सटेंसेस स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल ऑफ दिस एक्ट एंड सच सब्सटेंस फेडरल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन ऑफिशियल डिक्लेयर टू बी साइकोट्रॉपिक, जिसको गवर्नमेंट डिक्लेयर कर दे, या जो एंड में शेड्यूल में जो है वो दिए गए हैं ये वाले, ठीक है। तो ये शेड्यूल में जो दिए गए हैं ये क्या कहलाएंगे, साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस, ठीक है। तो होप के आपको मेरी बात की जो है वो समझ आ गई। तो अब मैं आपको बताऊं बच्चों, एंड करते हैं लेक्चर का। हमने ये डेफिनेशंस पढ़ी तो हैं, ये बस अब 2-4 डेफिनेशन ही बाकी बची हैं, वो भी हम देख लेंगे। तो होप के आपको समझ आ गई है। तो आप प्लीज़ मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अभी डेफिनेशन वाला लेक्चर कंटिन्यू है, मैं लेक्चर को ज़्यादा लेंथी नहीं करना चाह रहा। प्लीज़ मुझे अपनी दुआओं में याद रखना है। अल्लाह हाफिज़।